organelles known as mitochondria. It is also known as powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. Why it is known as powerhouse of the cell? Because it is very important organelle that generates most of the cell supply of ATP. What is ATP? Adenosine triphosphate. What is ATP? Adenosine triphosphate. ATP is the source of energy for the cell. That means if cell has to look for the energy, it will look into the ATP. The ATP molecules are the supplier of energy to the cell. Am I clear? सेल को किसी भी तरह का काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है. वो सेल का जो भी ऑर्गेनेली है, वो कोई भी काम करता है तो उसे एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी उसे कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द एटीपी मॉलिक्यूल्स. और ये एटीपी आप देखिए स्क्रीन पे आपको सेल ऑर्गेनेलीज दिख रहे हैं. ये जो रेड रेड कलर का जो इंडिकेशन देख रहे हैं, ये दे आर माइटोकॉन्ड्रिया. और एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत हो सकता है. कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, वो हम लोग इसके बाद देखेंगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया मोर और लेस एनिमल सेल, प्लांट सेल सब में होता है, क्योंकि सेल को एनर्जी. मैम एटीपी मतलब क्या होता है? एटीपी एनर्जी का फॉर्म है, इसका नाम है. इसको बहुत डिटेल में आपको अभी नहीं जानना, बस इतना जानिए एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. जो हमारा सेल एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी इसी फॉर्म में स्टोर होता है ना. अब जैसे कोई भी एनर्जी आपको चाहिए, मान लो कि सन का एनर्जी है सोलर एनर्जी, केमिकल्स में जो एनर्जी होता है केमिकल एनर्जी. तो प्लांट या एनिमल सेल में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? दैट इज द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? क्योंकि यही एनर्जी को हम, हमारा जो सेल है, हमारे बॉडी का जो सेल है, या तो प्लांट बॉडी हो एनिमल बॉडी हो, ये हमारे प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी का जो सेल है वो एनर्जी के इसी फॉर्म को यूज कर सकता है. एटीपी के फॉर्म में जब एनर्जी रहेगा तो ही यूज करेगा. और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को कौन जनरेट करता है? इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली एनर्जी बना रहा है, एनर्जी दे रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. एम आई क्लियर? It is known as powerhouse of the cell. Now just see the structure of mitochondria. आप स्क्रीन पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है. माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. डबल मेम्ब्रेन, इसका एक आउटर मेम्ब्रेन होता है. देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि पोरस है, पोर्स होते हैं इसमें. एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो काफी स्मूथ भी होता है, पोरस होता है. एंड एक इनर मेम्ब्रेन होता है. इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स में होते हैं. देखो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये रेड कलर का, ये फोल्डेड होता है इस तरह से. देखो ये फोल्डेड हो रहा है, ये फोल्डेड है, दीज आर फोल्डेड. तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है रेड कलर वाला ही, देखो आप, ये फोल्डेड है. ठीक है, ये आप फोल्ड्स देख रहे हो. तो आउटर मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं होता, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है. और ये फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है? एक्चुअली ये फोल्डेड होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा फूड का ऑक्सीडेशन होगा, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. सरफेस एरिया मेन में इसका मकसद है कि ये इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है दैट इज पोरस. इसमें पोर्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड अदर मटेरियल्स के लिए. अब ये दोनों लेयर, आउटर लेयर इट्स अ डबल मेम्ब्रेन, तो आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में जो गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये जो गैप दिखता है, दिस गैप इज नोन एज आउटर चैम्बर. और इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी आपको एक गैप जिसमें कि फ्लूइड भरा हुआ, ये व्हाइट वाला पार्ट, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन के अंदर जो गैप है जिसमें कि फ्लूइड भरा रहता है, इसको कहते हैं इनर चैम्बर. तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन का बना होता है. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स में होते हैं, फोल्डेड होते हैं, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया. आउटर चैम्बर, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का गैप, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड आउटर चैम्बर. और इनर मेंबर के फोल्ड्स के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट, ये जो स्पेस दिख रहा है दैट इज द इनर चैम्बर. ठीक है.
अब आप देखिए जो इनर चैम्बर है उसमें क्या होता है, इनर चैम्बर में एक फ्लूइड होता है जिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये फ्लूइड का को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। नाउ इस फ्लूइड में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड में आपके प्रेजेंट होते हैं डीएनए, डीएनए होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, और राइबोसोम भी होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम है, और राइबोसोम क्या करता है, इट्स प्रिपेयर द प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कह सकते हैं। सेमी क्यों, क्योंकि ये अपने रिक्वायरमेंट का मोस्ट ऑफ द प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर लेता है, बिकॉज इट इज हैविंग इट्स ओन राइबोसोम, इसके पास इसका खुद का राइबोसोम है। इसलिए अपने यूज के लिए जो इसके प्रोटीन्स है, जो इसको जरूरत के प्रोटीन्स है, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन ये खुद का बना लेता है। कुछ प्रोटीन्स के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट होता है, बट ज्यादातर इसको काम आने वाले प्रोटीन ये खुद बना लेता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। सेमी मतलब पूरा तो ऑटोनॉमस नहीं है, खुद पे कुछ के लिए तो उसको डिपेंड होना ही पड़ता है। तो इसके बाद जो ये जो इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं, ये फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन्स आपको दिख रहा होगा, ये फोल्ड्स का नाम है क्रिस्टी, इसको क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्स है इसको माइटोकॉन्ड्रियल पोर्स कहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एनी डाउट? हाँ मैम, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्लू ब्लू डॉट्स है वो क्या है? राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स है। ये एक्चुअली इनर चैम्बर जो है ना, इनर चैम्बर समझ में आया? यस मैम। ये जो क्रिस्टीज है, क्रिस्टी के बीच में जो स्पेस है, दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस कहलाता है आउटर चैम्बर। बट जो क्रिस्टी यानी कि फोल्ड्स जो हैं, इनर मेम्ब्रेन का जो फोल्ड्स है उसके बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड सब्सटेंस, इट इज अ ग्राउंड सब्सटेंस जो कि फिल्ड है फ्लूइड से, फ्लूइड से भरा होता है। और इसी फ्लूइड में इसके अपने डीएनए होते हैं, इसका अपना राइबोसोम भी होता है, और ये हाँ मैम, माइटोकॉन्ड्रिया चाहे तो रह सकता है ना विदाउट सेल का? हाँ, कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं। ये तो सेल के लिए ये काम करता है, सेल के लिए एनर्जी देता है, तो इसको तो एनर्जी मिलेगी, बट ये अगर नहीं रहेगा तो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, कुछ सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, है ना। मैम अभी किसी को और डाउट है? स्ट्रक्चर समझने में डाउट है? हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का डेफिनेशन। अभी जैसे जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, वी कैन डिफाइन इट। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनॉमस क्योंकि इसके पास राइबोसोम है, खुद अपने लिए अपनी जरूरत के मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द प्रोटीन ये बना सकता है। The mitochondria is a semi-autonomous double membrane. इसके कितने मेम्ब्रेन होते हैं? 2 मेम्ब्रेन होते हैं। Double membrane bound organelle, which generate most of the cell supply of ATP. मतलब सेल के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज गिवन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब है कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, क्या सभी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं, सभी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, मगर मोस्ट ऑफ द सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और बहुत सारे सेल में तो बहुत बहुत ज्यादा नंबर्स भी होते हैं, 5000 नंबर्स भी होते हैं, मोर देन दैट। तो इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक ही सेल में क्यों भाई? जिस सेल को जितना ज्यादा एनर्जी चाहिए, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर्स भी ज्यादा होते हैं। जैसे आपका मसल्स बहुत काम करता है, हमारा मसल्स जो है बहुत काम करता है, तो मसल सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स बहुत होते हैं। और मसल सेल्स में भी एक खास मसल सेल होता है, दैट इज द हार्ट मसल। आपको पता है हमारा हार्ट 24 आवर काम करता है, कभी रुकता नहीं है ना। तो सबसे ज्यादा तो एनर्जी इसी को चाहिए। आप सो भी जाते हैं तो भी आपका हार्ट काम करता रहता है, मतलब इसके मसल्स हमेशा वर्क करते रहते हैं, तो इनको हमेशा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमारे हार्ट के मसल सेल में मिलता है।
और ये एब्सेंट भी होता है कुछ सेल में, जैसे एक एग्जांपल है हमारे ही बॉडी का रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में क्यों एब्सेंट होता है चिल्ड्रन? एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फूड का ऑक्सीडेशन मतलब जो फूड है, जो ग्लूकोज है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, ये जो आपके मैट्रिक्स है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। तो ऑक्सीजन और इन एंजाइम्स की मदद से हमारा फूड का ऑक्सीडेशन होता है। C6H12O6 आप पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बर्न करता है एंड इट गिव्स यू CO2 plus H2O एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स तो यहाँ प्रेजेंट है, और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सप्लाई इसको चाहिए, मतलब हर समय माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन हमें देना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन का सप्लाई लेता है, फूड को ऑक्सीडाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है यहाँ पर, ऑक्सीजन अंदर आता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो बाहर निकल जाता है। अब आपका एग्जाम्पल जो मैं बताई कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि आरबीसी का काम क्या है? इट्स आरबीसी, हमारे जो ब्लड में आरबीसी होता है ये ऑक्सीजन का सप्लायर है। मतलब ये हमारा ऑक्सीजन ले करके, जो हम ब्रीथ करते हैं लंग्स से, इसको लेके पहुंचता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये हमारा ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो एक एक सेल तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है। अब अगर ये खुद ही ऑक्सीजन को यूज कर ले, अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो ये खुद ही ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, तो जितने अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को चाहिए वो नहीं मिल पाता, इसलिए यहाँ पे जरूरत नहीं होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, चलिए हम लोग देखते हैं सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन, प्लूरल है माइटोकॉन्ड्रिया। Each mitochondrion is covered by two membranes. The outer membrane is porous. The inner membrane is deeply folded. These folds are known as cristae. Surface area of inner membrane जो है वो काफी ज्यादा फोल्डेड होने की वजह से इनका सरफेस एरिया ग्रेटर, बिगर होता है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, एंड दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम, सो दे आर एबल टू सिंथेसाइज मोड्स ऑफ इट्स प्रोटीन। तो ये प्रोटीन खुद का सिंथेसाइज कर लेता है। एनी पॉइंट विच यू वांट मी टू रिपीट? ओके, नो मैम। No, ma'am. ओके। नाउ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? इट्स अ पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? जो भी मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और जो फूड स्टफ जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा फूड होता है वो जनरली ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। C6H12O6 आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। तो ये फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द एंजाइम्स, ये दोनों मदद करते हैं इसके ऑक्सीडेशन में। और हमारा फूड ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and a large amount of energy is also released during oxidation. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है, ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, और जब फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाता है। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस ऑक्सीडेशन के दरमियान सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही नहीं निकलता, प्लस एनर्जी भी निकलती है। आप यहाँ लिख सकते हो प्लस ATP, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। दिस ATP मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड बाय सेल फॉर एनर्जी। तो सेल के जितने भी ऑर्गेनेली हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं, उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी उनको ATP मॉलिक्यूल से मिल जाता है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क एंड केमिकल वर्क। थ्रू ऑक्सीडेशन दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एनी डाउट ये चीज को समझने में? नो मैम। तो मैम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में
हाँ एनर्जी हम लोग का सेल यूज कर लेता है, CO2 हम लोग के बॉडी से निकल जाता है, तो और मैम वाटर वाटर तो जो होता है सेल उसका क्या होता है? वाटर तो हमारे सेल को चाहिए, और जितना चाहिए उतना ये रख लेगा, और जो नहीं चाहिए वो फिर एक्सपेल आउट हो जाता है सेल से बाहर। वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ वाटर, शुरू के स्लाइड्स में पढ़ा था ना। यस मैम। यस मैम। तो जो जितनी जरूरत होती है सेल को उतना वाटर तो वो रख लेता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाता है। वो भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बाद वैक्यूल्स जब पढ़ेंगे ना तो आप देखोगे कि कैसे पानी बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो इट इज क्लियर। और कोई डाउट कहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया में? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड्स। सुना है प्लास्टिड्स के बारे में कभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। यस मैम। हमारे आसपास आप हमेशा देखते हो प्लांट्स। मैम और- प्लांट सेल में ये प्रेजेंट रहता है। वेरी गुड, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, उनके पत्ते ग्रीन होते हैं, बहुत सारे स्टेम्स भी ग्रीन होते हैं। और जो फल होते हैं, कुछ फल जैसे टमाटर, जब तक वो पकता नहीं है तब तक वो ग्रीन रहता है, फिर धीरे धीरे जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। बट जब तक वो मैच्योर नहीं होता उससे पहले टमाटर का कलर किसी ने देखा है? Yes, ma'am. हरा रहता है. हरा रहता है। हाँ, ग्रीन रहता ग्रीन रहता है. वेरी गुड, ग्रीन रहता है। तो ये जो ग्रीन कलर होता है किसी भी प्लांट में, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह क्लोरोफिल की वजह से. और क्लोरोफिल इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये प्लास्टिड का ही एक मतलब वैरायटी है। मैम ज़ैंथोफिल क्या होता है? अभी बताएंगे, पहले प्लास्टिड को समझ लो, व्हाट इज प्लास्टिड। तो प्लास्टिड इज एन ऑर्गेनेल, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, बट इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। इस प्लास्टिड का खास काम होता है, तो इसी की वजह से जो ये काम करता है, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस या जो भी। तो इसके ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, दैट वी नो। एनिमल सेल में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो प्लास्टिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो सबसे पहले कि प्लास्टिड्स आर द सेल ऑर्गेनेली विच इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ये क्लियर है? अब प्लास्टिड्स कितने तरह के होते हैं? दे आर ऑफ 3 टाइप्स। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है 2 टाइप्स, ऐसे टाइप से बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मैम 3 टाइप दिया हुआ है. 3 टाइप दिया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट. हाँ, वहां पे आपको दिया है क्रोमोप्लास्ट। जेरनोटोप्लास्ट नहीं दिया. नहीं, ये नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया हुआ है। यस मैम, वो नहीं दिया मैम, हाँ, सिर्फ 2 ही टाइप। जेरेंटोप्लास्ट नहीं दिया हुआ आपका, सिर्फ क्रोमोप्लास्ट और मैम 4 टाइप्स है इसमें. हाँ, तो आप एक बार समझ लीजिए, जितना आपको एनसीईआरटी में रिक्वायर्ड है उतना मैं बता दे रही हूँ, है ना, उससे आपको मतलब है। तो प्लास्टिड्स आप समझिए कि टाइप्स: क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड जेरेंटोप्लास्ट। चलो इतना ही हम लोग पढ़ते हैं पहले। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमो मतलब कलर, ये कलर्ड प्लास्टिड्स है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है दीज प्लास्टिड्स आर कलर्ड, मतलब कोई ना कोई प्लांट में जो कलर है, it is the chromoplast that is responsible for the color in the plant. अगर वो ग्रीन कलर है then also it is chromoplast. अगर वो रेड कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, whatever is the color. तो कलर ऑफ अ प्लांट पार्ट, कोई भी प्लांट का बॉडी पार्ट है, चाहे वो लीव्स हो, स्टेम हो, फ्लावर हो, फ्रूट्स हो, उसमें जो भी कलर है, the color is given by this plastids which is known as chromoplast. ठीक है? So chromoplast are the colored plastids, and why they are colored? Because they have different types of pigments. उनके पास ये कलर के लिए different type of pigments होते हैं, जैसे कैरोटीन। कैरोटीन plants pigment कैरोटीन which is present in chloroplast। ये जो कैरोटीन है ये plants में रेड ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आपका टमाटर पकता है तो उसका कलर लाल हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट कैरोटीन। समझ में आ रही है? तो बहुत सारे लाल, ऑरेंज या थोड़ा उस टाइप का जो रेड ऑरेंज से मिलता जुलता जो भी कलर है, तो ये कलर होता है बिकॉज ऑफ कैरोटीन। अब आप देखते होगे जब पेड़ या पत्ते सूखने लगते, पत्ते या पेड़ खासकर आप देखो, जब आप धूप में नहीं रखते तो पीले पड़ जाते हैं। तो ये जो पीला कलर आता है दैट इज बिकॉज ऑफ ज़ैंथ्रोफिल। ठीक है, इसमें भी ये भी एक पिगमेंट ही है।
इस पिगमेंट के वजह से प्लांट्स का कलर जो है वो येलो हो जाता है। और एक पिगमेंट जिसके लिए हम लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, मतलब ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, ठीक है ना, जो प्लांट्स को कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। अब ये तो कलर्ड पिगमेंट्स की बात हो गई कि क्रोम, अब ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिस क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन्स मैम क्लोरो, कैरोटीन एक बार फिर से बता दीजिए ना। फिर से बता दे रहे हैं, पहले एक बात सुन लो। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये एक तरह का प्लास्टिड है जो कि कलर्ड होता है, कलर्ड प्लास्टिड, मतलब प्लांट्स के कलर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कलर कहाँ से आता है, बिकॉज दे कंटेन सम टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, कुछ ना कुछ पिगमेंट्स होते हैं। आप उसमें जो अब उसमें जो ग्रीन पिगमेंट्स होता है, तो ऐसे प्लास्टिड्स या ऐसे क्रोमोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं, दे आर नेम्ड एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट is a type of chromoplast. Chloroplast is a special type of chromoplast that contains chlorophyll. मतलब क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप है ये, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। तो क्लोरोफिल कंटेन करने वाले क्रोमोप्लास्ट का नाम क्लोरोप्लास्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस और यस मैम। समझ में आ रही है? तो क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट अ क्रोमोप्लास्ट ओनली। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का क्रोमोप्लास्ट है, बट ये कैसा क्रोमोप्लास्ट है, जिसके पास क्लोरोफिल है। मेरी बात समझ में आ रही है? जिसके पास क्लोरोफिल है, मतलब जिसका कलर ग्रीन है। क्लियर? अब जिसके पास पिगमेंट, ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसके पास कैरोटीन है, यानी कि जो रेड और ऑरेंज पिगमेंट कलर सप्लाई करता है प्लांट्स के पार्ट्स को, तो वो पिगमेंट का नाम है कैरोटीन। तो ये कैरोटीन हो या ज़ेंथ्रोफिल हो या क्लोरोफिल हो, मतलब कोई भी पिगमेंट जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन जनरल दे आर नोन एज क्रोमोप्लास्ट, बट अ स्पेशल विच गिव्स ओनली ग्रीन कलर इज आल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है यहाँ पे प्लास्टिड? अब दूसरा पे है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड। हाँ, वेरी गुड। ल्यूकोप्लास्ट आपका होता है कलरलेस प्लास्टिड, जो कि कलरलेस होता है, बट इसका काम क्या होता है, स्टोरेज। और एक होता है जेरोंटोप्लास्ट। जेरोंटोप्लास्ट एक्चुअली एजिंग प्लांट्स में होता है। जो पत्ते सूखते हैं तो पीले पड़ जाते हैं ना, पत्ते सूख करके, तो वहां पे क्या होता है कि जो ये क्लोरोप्लास्ट है जिसमें कि आपका क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल डिग्रेड करता है और दूसरे पिगमेंट्स ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं और ये डिग्रेड करने लगता है। जब क्लोरोफिल डिग्रेड करने लगता है तो क्या होता है कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो, उसमें एक चेंज आता है कुछ, और चेंज आने से वो बन जाता है जेरेंटोप्लास्ट। तो ये एजिंग, ये हाँ मैम जैसे कोई कोई प्लांट का पत्ता पिंक रहेगा, तो मैम किस प्लास्टिड की वजह से होता है? कलर्ड प्लास्टिक, वो कैरोटीन है। बहुत सारा एक्चुअली क्या है ना कि ये कलर बहुत सारा है, तो उतना डिटेल में तो हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, हायर क्लासेस में पढ़ना है, तो कुछ बेसिक्स हम खाली आपको बता रहे हैं, ठीक है ना मैम 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 जो तुलसी का पौधा रहता है, तो मैम वो पिंक क्यों हो जाता है? पिंक नहीं, पर्पल कलर का कुछ रहता है और कुछ ग्रीन कलर का रहता है। तो ये सब हाँ पिगमेंट्स के वजह से होते हैं, सारे के सारे पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। बहुत सारे पिगमेंट्स, यहाँ पर दो ही पिगमेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस। ब्राउन होता है। हाँ, ब्राउन कलर एक्चुअली जब वो आपका ज़ेंथोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल डिकम्पोज करने लगता है ना, टूटने लगता है, ये खत्म होने लगता है, तो फिर वो सूख जाता है, तो वो येलो येलो ऑरेंज ब्राउन कलर का पत्ता नहीं होता, सूखता है तो एजिंग के साथ, तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट कर जाता है जेरेंटोप्लास्ट में, कुछ केमिकल चेंज। ज़ेंथोफिल क्या होता है? हाँ, फिर तो पत्ता। ज़ेंथोफिल अब अगर वो एजिंग लीव्स है, तो एजिंग लीव्स में क्या होता है, पत्ता सूख जाता है, उसके बाद पत्ता झड़ जाता है, तो इट वाज डेथ ही ना है पत्ते का, प्लांट से वो अलग हो जाता है, प्लांट से वो अलग हो जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, है ना। अब देखिए
ये तो हमने देख लिया। ल्यूकोप्लास्ट एक्चुअली क्या है, ये कलरलेस प्लास्टिक्स है एंड इट हेल्प्स इन द स्टोरेज। तो ये क्या स्टोर करता है, ठीक है, तो ये मोस्टली स्टोर करता है ये और उनके स्टोरेज पर ही उनका नाम भी अलग अलग दिया हुआ है। तो आप नाम ना भी याद करें तो एटलीस्ट आप ये ध्यान रखें कि ये स्टार्च स्टोर करता है। अब स्टार्च स्टोर करने वाले एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं। ये प्रोटीन स्टोर करता है तो प्रोटीनोप्लास्ट कहलाते हैं। ये फैट स्टोर करता है, एलायोप्लास्ट कहलाते हैं। और ये टेनिन भी प्रोड्यूस करता है, टेनिन, तो ये टेनोप्लास्ट करता है। टेनिन क्या है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। तो ये आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये जेरेंटोप्लास्ट जो मैंने कहा था ये एजिंग लीव्स में मिलता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। एजिंग लीव्स क्या होता है मैम? एज बढ़ने वाला, बूढ़ा पत्ता, बहुत दिन जब ओल्ड हो जाता है पत्ता तो क्या होता है, पीला पड़ जाता है ना। आप देखते नहीं हो पतझड़ के मौसम में सब पत्ता पीला पीला होकर के सब गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये उनका जो क्लोरोफिल है वो टूट जाता है, डिकम्पोज कर, बट टूटने लगता है क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल टूटने लगेगा तो ग्रीन पिगमेंट्स हट जाएगा ना, ग्रीन पिगमेंट्स खत्म होने लगेगा। ग्रीन पिगमेंट्स खत्म होने लगेगा तो क्या बचेगा, जो बचेगा उसकी वजह से उसका कलर पीला हो जाता है, ठीक है। मैम ल्यूकोप्लास्ट में जिनोप्लास्ट हो सकता है? नहीं, ल्यूकोप्लास्ट ये अलग है, ये अलग है। ये एक्चुअली आपका क्लोरोप्लास्ट ही है जो कि समय के साथ कन्वर्ट कर जाता है जेरेंटोप्लास्ट में। इट इज अ क्लोरोप्लास्ट ओनली, क्लोरोप्लास्ट का कन्वर्जन होता है। ये आपके बुक में यही दो दिया हुआ है, इस तीसरे को आप छोड़ दीजिए अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिक, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिक। ये प्लांट के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये प्लांट्स में स्टोरेज का काम करता है, दैट्स ऑल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हमें क्लोरोप्लास्ट पर फोकस करना है क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। फोटोसिंथ, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक खास तरह का प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर भी, आई एम जस्ट गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसका एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इसका इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड, जिसको कि हम कहते हैं, क्या नाम है इसका? स्ट्रोमा। इस फ्लूइड को क्या नाम क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर है फ्लूइड भरा हुआ, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। इस फ्लूइड के अंदर चिपटा चिपटा मतलब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे आप देख रहे हैं डिस्क जैसा, ग्रेना बिस्कुट जैसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। और ये स्टॉक्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, स्टैक के फॉर्म में रहते हैं। एक रहता है उसके नीचे, मतलब एक रहता है उसके ऊपर दूसरा रहता है, उसके ऊपर तीसरा। मतलब घर में आपके छोटे छोटे प्लेट्स होंगे ना, कप सॉसर वाले, ठीक है। तो प्लेट्स को आप एक प्लेट को रखिए, फिर दूसरे प्लेट को रखिए, फिर तीसरे प्लेट, सारे प्लेट एक स्टैक में आ जाएंगे ना। तो ये प्लेट्स की तरह ही ये स्टैक करके एक के ऊपर एक रहते हैं। ये ऐसे सर्कुलर डिस्क लाइक होते हैं, ठीक है। एंड दे आर नोन एज ग्रेना, ग्रेना, ठीक है। ये एक स्टैक पूरा ग्रेना कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रेना इसमें प्रेजेंट होते हैं। मैम स्टोमाटा कहाँ होते हैं तो? हाँ, मैम स्टोमाटा तो अलग से हम पढ़ेंगे ना, लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे होता है ये, सरफेस ऑफ लीफ पे, अपर सरफेस और लोअर सरफेस में ज्यादा होता है, ठीक है। ये ओपनिंग है। अब यहाँ पे हमारे ग्रेना समझ में आ गया। ग्रेना क्या है कि इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, और ये स्टैक्स ग्रेना कहलाते हैं, ठीक है। ग्रेनम सिंगुलर है, ग्रेना प्लूरल है। अब एक ग्रेना का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। एक ग्रेना इस तरह से दिखता है, ओके। तो ये ग्रेना है, एक डिस्क है, दूसरा डिस्क है, तीसरा डिस्क है, चौथा डिस्क है। तो हर एक डिस्क का नाम क्या है? हर एक डिस्क को एक अलग नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं? एक एक डिस्क का नाम क्या है? ये स्टैक में है, ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम, एक को ग्रेनम कहेंगे, एक से अधिक है तो ग्रेना, सिंगुलर प्लूरल है। तो एक ग्रेनम है, एक ग्रेनम को लिया। एक ग्रेनम में भी तो बहुत सारे डिस्क है, तो हर एक डिस्क का नाम क्या है? थाइलाकॉइड। एक एक को थाइलाकॉइड कहेंगे। अब एक थाइलाकॉइड को उठा के हम यहाँ ले आते हैं।
ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है थाइलाकॉइड। इस थाइलाकॉइड के ऊपर में छोटे 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 आप देख रहे हो स्पॉट्स ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हो सरफेस पे, ये है क्लोरोफिल। ये ही है आपका क्लोरोफिल, जिसके पास ये ताकत होती है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी में। ये ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, सन के एनर्जी को ये ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद ये कन्वर्ट करता है आपका जैसे सोलर एनर्जी को उसने ट्रैप कर लिया। अब सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लिया तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड दिस सोलर एनर्जी, ये तीनों का रिएक्शन होता है एंड द सोलर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ से बनता है आपका ग्लूकोज एंड वाटर। अभी हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में यही ग्लूकोज फिर डिकम्पोज करता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीडाइज करता है एंड यू विल गेट बैक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रिवर्सिबल भी है ना। तो दैट पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों रेसिप्रोकल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ खाना बन रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, फिर ये ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। फिर इस ग्लूकोज से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और आपको एनर्जी जो मिली वो प्लांट सेल के लिए यूजफुल है, और जो उसका बाई प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल जाता है, और वाटर का भी कुछ पार्ट प्लांट स्टोर करता है, कुछ एक्सेस पार्ट को रिमूव कर देता है। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही तो है, और दोनों दो अलग ऑर्गेनेली में होता है। आपका जो फूड का सिंथेसिस हो रहा है वो प्लांट के सेल में प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी तो प्लांट एनिमल सबको चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट एनिमल सबके सेल में होता है और एनर्जी सब जगह से निकलती है। बट ये वाला पार्ट जो है, ये खास जो फूड का सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, लाइट के मदद से खाना बनाना, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये लाइट को ट्रैप कौन कर सकता है, लाइट को ट्रैप करने की खास क्वालिटी होती है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। कुछ में होते हैं एक आध जो यूनिसेलुलर है, अदरवाइज ये नहीं होता है। क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल, इन दोनों के साथ मिल करके ग्लूकोज बनाता है एंड ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ग्लूकोज आपके सेल में स्टोर हो जाता है। तो इट इज क्लियर, सबको क्लियर है इतना पार्ट? मैम यस मैम। यस मैम। बोलो। मैम 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 मतलब क्लोरोप्लास्ट के मदद से प्लांट सेल जो है वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस बिल्कुल। किया। और मैम उसके बाद सेल मैम प्लांट सेल को भी तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना होगा। हाँ, तो वो एनर्जी तो उसको मिल ही रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही प्लांट सेल में। तो मैम जो ग्लूकोज ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस किया, वो तो उसको खुद ही कंज्यूम कर जाएगा। तो ऐसे मैम हम लोग बोलते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन देता है, तो मैम ऐसे तो न्यूट्रल हो गया। नहीं नहीं, आपने तो बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते आप आ रहे हो ना कि फूड प्रोड्यूसर, फूड कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। बाप रे, अब कहाँ से कहाँ हमको पढ़ाना पड़ रहा है। चलो, आपको याद नहीं है कि प्लांट्स खाना बनाते हैं, फिर प्लांट्स को हर्बीवोर एनिमल खा लेता है, हर्बीवोर को कार्निवोर खा लेता है, एनर्जी एक्चुअली क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। हाँ, ये तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, सारा सन का एनर्जी है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो सन का ही एनर्जी है, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हम लोग सन के एनर्जी को ही यूज कर रहे हैं। Got it? सन पर डिपेंड है। हाँ, सब लोग, हम लोग सन पे डिपेंड। सन नहीं रहेगा तो लाइफ ही नहीं रहेगा। एनर्जी तो वहीं से आ रही है। हाँ, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, हम खाना अपने बॉडी में नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को खा लेते हैं। तो प्लांट्स ने जो खाना बनाया वही तो हमारे बॉडी में जा रहा है। यस मैम। और यही ग्लूकोज हमारे बॉडी में आ जा रहा है। ठीक है, इसने अगर मान लो कि इसने 100 बनाया, तो अब इसको हम खा रहे हैं तो थोड़ी 100 का 100 ग्लूकोज हमको मिल रहा है। अब इसके कुछ पार्ट्स हमारे बॉडी में आ जाएंगे। अब कार्निवोर एनिमल्स, हर्बीवोर एनिमल्स इसको खा लिए प्लांट्स को, तो उनके बॉडी में एनर्जी आ गया।
तो एनर्जी आपका कम, ये क्लास 10 में आप और डिटेल में पढ़ोगे, इसको अच्छे से पढ़ोगे। ये वाला जो आपको पार्ट में बता रही हूँ, क्लास 10 में सिलेबस में आपके है कि कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है। सोलर एनर्जी से प्लांट्स कितना बनाता है, फिर प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोर्स कितना परसेंट। सो हियर द स्ट्रोमा, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रोमा. These granas are embedded in the stroma, and this stroma contains between the two stromas, you just see a line. Can you see this line? So they are known as stroma lamella, which joins the two stalks of stroma. Now the matrix, this plastid, just like mitochondria we have seen, this the plastids, the chloroplast also have their own DNA, and they have their own ribosome. That means they are also semi-autonomous. They can also prepare most of its protein. Okay. Now, children, as I have told you that these chloroplasts, when the leaves grow older and older with aging, the color of the leaves changes from green to yellow or brown type. Why it happens? Because there's discs, the upper lining of the disc. Okay, these upper linings ruptures, and the green pigments they get destroyed, you can say, or decomposed. Slowly and slowly they get less concentrated. Their concentrations decreases in the matrix, and the rest of the pigments, their concentration increases, and because of that its color changes. So we can define plastid as, a plastid is a double membrane bound semi-autonomous organelle found in cells of plants, algae, and some of the eukaryotic organisms, generally for photosynthesis and for the storage of fat, protein, and starch. Photosynthesis, it takes place in chloroplast, and the storage work is done by leucoplast, that we have already seen in the last slide. So we can say cell organelles, plastids, they are present in most of the plant cell, absent in animal cell. Plastids have their own DNA and ribosomes. These are of two types: chromoplast, which is colored plastids. Chloroplast that contains chlorophyll are known as chloroplast, and some of the chloroplast may also contains yellow-orange pigments. Leucoplasts, they are the colorless plastids, and they have the function storage. They can store starch, oil, protein. Thank you, and that's all about plastids.